तो एज आई टोल्ड यू, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. एंड अकॉर्डिंग टू मी इट इज द थर्ड चैप्टर, बट अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ द संदीप गर्ग इट इज द चैप्टर नंबर 4. भाई तो मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ सबसे पहले यहाँ पर. इट इज द मेजरमेंट ऑफ measurement of national income. मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे बेटे कि उनकी प्रिकॉशंस क्या होती है और स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व किए जाते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड्स हैं, और वहीं से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं. तो चलिए लिखिए मेरे साथ. राइट डाउन. देयर आर, राइट डाउन, there are three methods. There are three methods of measuring. There are three methods of measuring national income. Full stop. That is, तीन मेथड्स हैं बेटे नेशनल इनकम को मेजर करने के. तीनों के नाम मैं नीचे दे देता हूं आपको. नंबर 1, पहला है बेटे आपका वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड मेथड. इसका एक पॉपुलर नाम और भी है, वो मैं यही लिख देता हूँ. अदरवाइज तो इसके बेटे कई नाम है. एक पॉपुलर नेम और है, इसको आप बेटे प्रोडक्ट मेथड भी कह देते हैं. ठीक है, अदर नेम मैं बता दूंगा इसके, इनके अलावा प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं. लेकिन फिलहाल दो बड़े पॉपुलर नेम है इसके. वन इज द वैल्यू एडेड मेथड एंड द सेकंड वन इज द प्रोडक्ट मेथड. एंड द सेकंड मेथड इज इनकम मेथड. इसकी भी अदर नेम है तो वही बता दूंगा, अदरवाइज कोई इसका पॉपुलर नेम नहीं है. पॉपुलर नेम इसका इनकम मेथड है. द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड. तो तीन मेथड है. इससे पहले कि आगे चलूं तो मैं आपको एक बात और समझाना है, पूछना भी चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ कि नेशनल इनकम को मेजर करने के भाई तीन ही मेथड क्यों है, 4, 5 या 2 या एक ही मेथड क्यों है? व्हाई एग्जैक्टली देयर आर 3 मेथड्स? व्हाई? एक्चुअली इट हैज सम रीजन. वो मैं नोट में लिखवाता हूँ कि तीन ही मेथड्स क्यों. वो इसलिए, एक मिनट बता देता हूँ. वैसे ही वो तीन मेथड इसलिए हैं क्योंकि बेटे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तीन ही एक्टिविटीज होती थी: प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर. क्योंकि सर्कुलर फ्लो के अंदर तीन ही एक्टिविटीज होती थी, इसलिए नेशनल इनकम को मेजर करने के भी तीन ही मेथड्स हैं. आप किसी भी फेज से नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं. देखो मैं आपको शो करके दिखाता हूं. देखिए यहाँ पर लिखिए, नोट में लिख सकते हैं आप इस बात को. नीचे लिखिए, as there are as there are only three as there are only three activities as there are only three activities in circular flow of income. In circular flow of income, so comma, so there are only three methods of measuring national income. ये रीजन है. So there are only exactly three methods of measuring
नेशनल इनकम दैट इज एनआई, फुल स्टॉप। अगर मैं उसको बना के दिखाऊं थोड़ा सा, एक मिनट देना मुझे। देखिए, 3 एक्टिविटीज कुछ ये थी बेटे, क्या बना देता हूँ। 1, अभी लिख दूंगा नाम इसके अंदर, 2 और ये 3। इस तरीके से सर्कुलर फ्लो होता था, जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा उनको पता होगा ये। और इसके अंदर जो होती थी 3 नाम, वो भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर होता था प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन के बाद होता था बेटे इनकम जनरेशन, इनकम जनरेशन। जब इनकम जनरेट हो जाती थी तो फिर हम करते थे खर्चा, दैट इज एक्सपेंडिचर। ये 3 एक्टिविटीज सर्कुलर फ्लो के अंदर होती है। तो आप बेटे इसमें से किसी भी एक्टिविटीज को पकड़कर अगर नेशनल इनकम निकालना चाहें, तो आप किसी भी एक्टिविटी से अगर आप नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो अगर आप नेशनल इनकम बेसिकली यहाँ से निकालेंगे प्रोडक्शन से, तो इसको बोलेंगे यहाँ से बनेगा प्रोडक्ट मेथड, जिसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। ये प्रोडक्ट मेथड यहाँ से बनेगा। यहाँ से अगर आप नेशनल इनकम निकालेंगे तो ये बनेगा बेटे इनकम मेथड, विच इज द सेकंड वन। आप ऊपर भी देख सकते हैं, नाम लिखे हुए हैं मैंने। और अगर आप इस फेज से नेशनल इनकम को निकालने की कोशिश करेंगे, तो दैट इज द थर्ड मेथड, विच इज द एक्सपेंडिचर। तो आपने देखा कि नेशनल इनकम के 3 मेथड होते हैं, और 3 ही क्यों होते हैं उसको मैंने पूरा जस्टिफाई किया है। ठीक है बेटे। तो अब बात करते हैं, हम सबसे पहले मेथड के ऊपर फोकस करेंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज द वैल्यू एडेड। हम एक ही मेथड को लेके चलेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स, उसके स्टेप्स, उसकी सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम सेकंड मेथड को मूव करेंगे। बेसिकली ना बेटे 3 चीजें पढ़नी होती हैं हर मेथड के बाद। एक तो स्टेप्स इन्वॉल्व, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए। दूसरा उसके न्यूमेरिकल्स। और तीसरा बेटे उस मेथड्स में नेशनल इनकम को काउंट करते समय कौन कौन सी प्रिकॉशंस का ध्यान रखा जाए। ये 3 चीजों को हमें तीनों मेथड्स में पढ़ना है, स्टेप्स, न्यूमेरिकल्स और प्रिकॉशंस। ठीक है। हाँ, हो सकता है प्रिकॉशंस में अलग से एक साथ भी पढ़ा, इट इज नॉट अ बिग इशू। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन। एज ए टोल्ड यू कि सबसे पहले हम वैल्यू एडेड मेथड ही स्टार्ट करेंगे, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड, जिसे प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, वो नीचे मैं लिख दूंगा। यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है। तो इसके बारे में लैंग्वेज लिखते हैं हम थोड़ी सी, राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकलती है, सीधी बात करेंगे हम लोग। देखिए मेरे साथ, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, कॉमा, national income can be calculated. According to this method, national income can be can be calculated can be calculated by the sum total of by the sum total of वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडेड, एक ही बात है। वैल्यू एडेड लिखा है, वैल्यू एडेड बाय वैल्यू एडेड बाय all the production units, value added by all the production units, all the production units in an economy, in an economy during an accounting year, during an accounting year। ये तो बेटे होगी लैंग्वेज इसकी, और अकाउंटिंग ईयर। इस मेथड में नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं बेटे, हम क्या करते हैं कि एक साल में
एक साल में, 1 ईयर में जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, प्रोडक्शन यूनिट मतलब जहां पर किसी भी तरह की गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स, एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज द प्रोडक्शन यूनिट, वो सारी यूनिट जहां पर किसी भी तरह की गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्शन यूनिट, सरकारी, प्राइवेट, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट, जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उन प्रोडक्शन यूनिट्स ने कितने रुपए की वैल्यू एडेड करी है, कितने रुपए की वैल्यू एडिशन हुआ है ना बेटे, उसको अगर हम जोड़ दें एक साल में, तो हम नेशनल इनकम निकालते हैं। तो बड़ी सिंपल कहानी है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, if we sum total of value addition by all the production unit, that is the national income according to this method. तो हमारा जो पूरा फोकस होता है बेटे इस मेथड में, हमारा फोकस होता है किसी तरीके से वैल्यू एडेड निकालते हैं, जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है उसका वैल्यू एडेड अगर हमने निकाल लिया और उसको जोड़ लिया तो नेशनल इनकम निकाल। तो ये पूरा मेथड कहीं ना कहीं वैल्यू एडेड के ऊपर घूमता रहता है कि भैया वैल्यू एडेड कैसे निकाला जाएगा, या वैल्यू एडेड होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये मेथड उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है कि भैया वैल्यू एडेड एक बार हमारे हत्थे चढ़ जाए, हम नेशनल इनकम निकाल लें। इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटे, मेथड क्या है, कैसे कैलकुलेट करता है हल्का फुल्का, ऑल ऑफ यू? यस सर। यस कोई डाउट हो तो पूछ लो। यस सर। ठीक है। इस मेथड के कुछ और नाम भी है जो हो सकता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स में आपसे पूछ ले, तो वो नीचे वो मेंशन कर देता हूँ, नोट डाउन। वैसे लिख लीजिए, नोट की क्या जरूरत है उसमें, वैसे लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज, वैसे लिख लीजिए, दिस मेथड इज ऑल्सो known as known as से कई नाम है बेटे, जैसे मैं यहाँ नीचे लिखता चला जाता हूँ इस मेथड्स के नाम। जैसे आप इसको प्रोडक्ट मेथड कह सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड, कॉमा इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। वैसे तो जनरली प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड फेमस है, लेकिन फिर भी फिलिंग दी ब्लैंक्स में कहीं कुछ पंगे ले ले एग्जामिनर, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, इन्वेंट्री मेथड, इन्वेंट्री मेथड, कॉमा नेट आउटपुट मेथड, नेट आउटपुट मेथड, कॉमा कॉमोडिटी सर्विस मेथड। कॉमोडिटी का मतलब होता है गुड्स, कॉमोडिटी सर्विस मेथड, सर्विस मेथड। तो ये कुछ नाम है इसके, थोड़े बहुत हल्के से जहन में होने चाहिए, रट्टा लगाने की जरूरत। ठीक है, दो नाम आपको पता होने चाहिए, वैल्यू एडेड एंड प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, बाकी तो थोड़ा सा सुन लेंगे या एमसीक्यू कहीं आएगा तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बेटे मैंने अभी भी बताया कि पूरे मेथड में सबसे जो मेन लफड़ा है, वो लफड़ा है कि वैल्यू एडिशन हमारे हत्थे चढ़नी चाहिए। तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालिए मेरे साथ और लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड क्या होता है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए कि पूरा मेथड वैल्यू एडेड पे काम कर रहा है, तो लिखिए वही पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड क्या होता है, हल्की सी लैंग्वेज लिखना चाहूंगा, देखिए मेरे साथ। एक देखिए वैल्यू एडेड किसे कहते हैं, बेसिकली इट रेफर्स टू, it refers to the addition of value, it refers to the addition of value, एडिशन ऑफ वैल्यू। वैल्यू एडेड का मतलब क्या हुआ कि आपने एडिशन ऑफ वैल्यू कर दिया। किसमें एडिशन ऑफ वैल्यू किया भाई, जो आपको रॉ मटेरियल दिया गया था प्रोडक्शन यूनिट। मान लीजिए कोई प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन करती है, उसे कोई रॉ मटेरियल दिया, उसने उसकी रॉ मटेरियल में जितनी वैल्यू ऐड कर दी, मान लीजिए एक चमड़ा दिया, चमड़ा समझते हैं ना, लेदर, किसी को लेदर दिया एक फर्म को,
जूता बनाने वाली फर्म को, तो उसने लेदर को जूते में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू ऐड कर दी, तो वो वैल्यू एडिशन है। कितनी वैल्यू ऐड करी, चमड़े की वैल्यू नहीं आएगी उसमें, चमड़े जितने का खरीदा उसके बाद कितनी वैल्यू ऐड कर दी, वो वैल्यू एडिशन लैंग्वेज है। इट रेफर्स टू एडिशन ऑफ वैल्यू टू द raw material to the raw material by a production unit, by a production unit। ये तो सिंपल बात होगी। अब अगर इसको आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? इट कैन बी कैलकुलेटेड, राइट डाउन, इट कैन बी कैलकुलेटेड it can be calculated by the difference between by the difference it can be calculated by the difference between, ध्यान रखना किस किस के बीच का डिफरेंस लिया जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसका डिफरेंस लिया जाता है बेटे, एक तो वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन दो चीजों की डिफरेंस किया जाता है, या कंजम्पशन यहां लिखा है, ठीक है। ध्यान रखना दो चीजों को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, वन इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, आगे अगले पेज पे फॉर्मूला भी लूंगा मैं, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपने कितना यूज किया उस वैल्यू ऑफ आउटपुट में, उसके डिफरेंस को हम लोग क्या देते हैं बेसिकली आप एक। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे जरा फॉर्मूला लिखते हैं किसका, वैल्यू एडेड का, क्या फॉर्मूला बनेगा। चलिए तो वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला बना, देखिए मेरे साथ लिख सकते हैं आप, वैल्यू एडेड, ये ए डबल डी ई डी लिख रहा हूं, इज इक्वल टू क्या बना, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसको नीचे कर लेते पिक्चर्स को थोड़ा, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये इसका फॉर्मूला बना, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला ये बना कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं, ये फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला तो चलो समझ में आता है, अब इसको मैं बहुत इसी फॉर्मूले को खींचेंगे भी, तो मोटे मोटे तौर पे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कि आपने जो माल बनाया है, आउटपुट बनाया, उसकी वैल्यू क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपने कोई चीज बनाई, जूता बनाया, 500 रुपए उसकी वैल्यू, तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाएगा। अब वो जूता बनाने के लिए आपने लेदर, कीलें, फेविकोल, जो भी आपने यूज किया उसको बनाने के लिए, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगा। और मान लीजिए जूते जो 500 रुपए का आपने बनाया है, उसके अंदर जो भी आपने रॉ मटेरियल वगैरह, लेबर वगैरह जो भी यूज करी, उसकी वैल्यू 300 रुपए थी सारी मिलाने, तो 300 रुपए हटा दी, तो आपने रॉ मटेरियल 300 का खरीदा कुल, और 500 रुपए का आपका माल बिका, तो आपने बीच के जो 200 रुपए आपने जो ऐड किए, दैट इज द वैल्यू एडेड, मोटे मोटे तो वैल्यू एडेड का मतलब होता है आपने माल कितने का बनाया उसकी वैल्यू, और उस माल को बनाने के लिए आपने कितना माल यूज किया उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट को आप हटा दिया, दैट इज द वैल्यू एडेड। मोटे मोटे तौर पर ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट बेसिकली और क्या क्या हो सकता है, या वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये इसकी बात कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट के लफड़े क्या क्या हो सकते हैं, जरा वो मैं नीचे नोट में बताना चाहूंगा। अदरवाइज मोटे मोटे तौर पर एक फर्म जो भी माल बनाती है ना बेटे, उसके बाजार में कितनी कीमत होती है उसे वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। अगर कोई फर्म मान लीजिए फोन बना रही है, तो ये फोन मार्केट में कितने का बिकेगा वो वैल्यू ऑफ आउटपुट कहता है। कोई मान लीजिए कोई ये पेन बना रहा है, तो पेन मार्केट में कितने का बिकेगा, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कहता है। और इस फोन को या पेन को बनाने के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है फर्म में, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है मोटे मोटे। लेकिन फिर भी मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट को एक थोड़ा इकोनॉमिकली तरीके से आपको नीचे कुछ क्लॉजेस आपको सिखाना चाहूंगा उसमें, वो देखिए नीचे, यहाँ पे नीचे नोट डाल दीजिए, यहाँ पे और लिखिए नोट में डालिए,
नोट लिखिए, और उसमें लिखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट के बारे में कुछ बात करें। वैल्यू ऑफ आउटपुट, दो तीन तरीके से वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट किया जाता है। पहला तरीका, नंबर 1, फर्स्ट केस क्या है कि मान लीजिए 1 साल की बात कर रहे हैं, एक फर्म है, उसने 1 साल में जितना भी माल बनाया, मान लीजिए 100 चीजें बनाई, 100 की 100 बेच उसी साल, जितना माल बनाया सारा का सारा आउटपुट सेल आउट कर दिया ड्यूरिंग द पीरियड, 100 चीजें बनाई, 100 की 100 बेच दी, ठीक है। तो क्या है, व्हेन द एंटायर आउटपुट, पहला केस आ सकता है, व्हेन द एंटायर आउटपुट, when the entire output it's sold, when the entire output it's sold during an accounting, during an accounting, अगर जो भी माल हमने बनाया है वो उसी साल बिक जाए, उसी साल बिक जाए जितना भी बनाया है, तो क्या होगा, ध्यान देना जरा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी बच्चों इज इक्वल टू सेल्स। क्या होगा बेटा, इज इक्वल टू सेल्स। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, ठीक है। सेकंड केस, सेकंड केस, अगर सारा ना बिका, जरूरी थोड़ी उसी साल बिक जाए, कुछ बचेगा अगले साल बेचेंगे भाई हम। तो अगर ऐसा हुआ सारा नहीं बिका, तो क्या होगा, चलिए लिखिए, व्हेन व्हेन द एंटायर आउटपुट, व्हेन द एंटायर आउटपुट is not sold, is not sold in an accounting year, in an accounting year, in an accounting year, अगर सारा का सारा माल नहीं बिका एक अकाउंटिंग ईयर में, देन, यहाँ पर भी देन लगा लेना चाहिए ना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, जरा देखिए नीचे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो आपने माल बनाया फर्म में, ठीक है, वो होगा सेल्स, सारा नहीं बिका कुछ तो बिका होगा भाई, वो सेल्स ले लो, प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक। और मुझे पता है आप में से ज्यादातर को चेंज इन स्टॉक पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को मे भी हो सकता है वो अकाउंट स्ट्रीम के ना हो, उनको अगर चेंज इन स्टॉक नहीं पता है तो मैं नीचे यहाँ पर चेंज इन स्टॉक बता देता हूँ। वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जब माल कुछ बच जाएगा, सारा नहीं बिकेगा। तो चेंज इन स्टॉक अगर आपको निकालना है तो बड़ा सिंपल है, चेंज इन स्टॉक को निकालना, वो होगा क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर कितना स्टॉक बचा है फर्म के पास, और ईयर के स्टार्टिंग में कितना था उसे माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, अगर चेंज इन स्टॉक निकालना। कई बार क्वेश्चंस में दिया होगा सेल्स, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग, ओपनिंग, तो आपको देखना, ठीक है ना। तीसरा केस क्या हो सकता है, ध्यान दें, कई बार बेटा कई बार एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में क्या होता है, एक मिनट, उस क्वेश्चन में क्या होता है बेटे कि आपको ये वैल्यू ऑफ आउटपुट ऐसा कुछ नहीं दिया होता, आपको दिया होता है यूनिट्स कितनी है बेची और पर यूनिट का प्राइस कितना है। तो वो तीसरा केस मैं बना देता हूँ, देखिए एक, तीसरा केस बन सकता है, थर्ड केस हो सकता है वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वो हो सकता है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, हो सकता है कई बार वैल्यू ऑफ आउटपुट वो होता है बेटे आपका P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, और P इंटू क्यू मतलब क्या है, P इंटू क्यू का मतलब है, P मतलब है प्राइस पर यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय क्यू मतलब यूनिट सोल्ड, यूनिट्स सोल्ड, ठीक है। और ये P इंटू क्यू बेसिकली क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, अगर हम इन दोनों को करेंगे सॉल्व, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटे, तो पता है क्या बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ये बनेगा आपका सेल्स। क्या बनेगा, सेल्स, ठीक है। तो कई बार अगर आपको सेल्स नहीं दिया है, प्लस चेंज इन स्टॉक तो आएगा यार,
वो डिपेंड करता है चेंज इन स्टॉक इस बात पे कि वो सारा माल बिका है या नहीं बिका है। अगर सारा माल बिक गया तो इन स्टॉक नहीं आएगा, और सारा माल नहीं बिका है तो चेंज इन स्टॉक आएगा। सेल्स कैसे निकलेगी उस केस में? सेल्स नहीं दी होती एग्जाम में, क्वेश्चन में उसमें दिया होगा कि आपको प्राइस दिया हुआ है और कितना माल बेचा, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है तो जोड़ देंगे। तो ये सेल्स निकालने का फॉर्मूला है। कई बार सेल्स भी नहीं दिया होता, तो सेल्स कैसे निकलेगी? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट सेल। बस सबको समझ में आ गया बेटे? कोई डाउट बेटे? यस सर। यस सर। ये बहुत डीप चीजें चल रही हैं, आगे न्यूमेरिकल इन्हीं पे चलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो समझ में आ गया भैया वैल्यू एडेड कैसे निकलता है। अब अगर वैल्यू एडेड को मैं बहुत ज्यादा खींचना शुरू करूं, जैसा क्वेश्चन आता है, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्रिएट करूंगा आपको मैं, और उसको देखिए। हमें वैल्यू एडेड समझ में आ गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है वट एवर द वैल्यूज भी, वट एवर द रॉ मटेरियल भी यूज्ड, ठीक है ना, वो सब उसमें। तो अब एक फॉर्मूला मैं क्रिएट करता हूँ वैल्यू एडेड, बेसिकली प्रॉपर एक चार्ट सा आपको बना के दिखाता हूँ कि वैल्यू एडेड आप कैसे निकालेंगे। तो मोटा मोटा फॉर्मूला तो आपको नजर आ ही रहा है। अब देखिए जरा मेरे सामने साथ में, चलिए हाँ, एक मोटा मोटा फॉर्मूला मैंने आपको बना के दिया। क्या बना के दिया? मैं एक बार लिख देता हूं। मैंने आपको बना के दिया फॉर्मूला, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू, क्या बना के दिया मैंने? वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट ये बना के दिया। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैसे निकल सकता है वो सारी कहानी अभी सुना दी मैंने आपको। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट, इसको नीचे ले जाओ, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। ये सारी हमने बेसिक फार्मूला बोला। तो अब फिर मैंने आपको फिर और भी काफी चीजें सिखाई। मैंने कहा भाई अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे? सेल्स लेंगे। क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया तो क्या करेंगे? सेल्स लेंगे। और मान लीजिए चेंज इन स्टॉक भी दिया है तो वो भी ले लेंगे। तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया होगा, खुदा ना खास्ता वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दे वो आपको, तो क्या करेंगे? तो आप उसके दो हिस्से होते हैं, ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से दो हिस्से होते हैं? सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक, ठीक है। सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक, ध्यान रखना सब लोग। अब अगर चेंज इन स्टॉक दिया तो इसका मतलब समझ जाना कि सारा माल सेल आउट नहीं हुआ है, चेंज स्टॉक इसलिए दिया, ठीक है। और अगर सेल्स भी नहीं दी हुई है तो यहाँ तो सेल्स की जगह पी इंटू क्यू करके कुछ वैल्यू दे रखी होगी, प्राइस दे रखा होगा पर यूनिट का, और यूनिट सोल्ड दे रखी होगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके सेल्स निकाल लेंगे। वो भी नहीं दिया होगा तो इसके भी दो टुकड़े होते हैं, ध्यान रखना। सेल्स नहीं दी होगी तो हो सकता है दो चीजें दी हो। कौन कौन सी? डोमेस्टिक सेल्स, कहाँ माल बेचेगी कोई फर्म, या तो लोकल अपने घर में बेचेगी अपनी कंट्री में, उसे डोमेस्टिक सेल्स कहते हैं। या हो सकता है आउट ऑफ कंट्री माल बेचे, उसको एक्सपोर्ट्स के नाम से दिया होगा। अगर ध्यान देना मेरी बातों पे, अगर सेल्स नहीं दी है तो आप डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट लेंगे, सेल्स बन जाएगी। सेल्स बनाने के बाद उसमें चेंज इन स्टॉक दिया होगा, जोड़ेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। समझ में आ रहा है सबको? नीचे के कंपोनेंट होंगे तो फिर आप जोड़ते चले जाते हैं। कई बार कई क्वेश्चन आपको ऐसे देंगे कि डोमेस्टिक सेल्स भी नहीं दे रखी होगी, एक्सपोर्ट हो सकता है दिया हो ना दिया हो तो अलग बात है, लेकिन डोमेस्टिक सेल्स नहीं दी रखी। तो डोमेस्टिक सेल्स नहीं दी होगी बच्चों, तो तीन जगह माल बिकता है डोमेस्टिकली, ध्यान रखना। डोमेस्टिकली तीन जगह माल बेच सकती है कोई भी फर्म। कहाँ कहाँ माल बेचेगी? मान लीजिए आपकी कोई फर्म है पेन बनाने की, तो कहाँ कहाँ पेन बेचोगे आप लोग? तीन जगह पेन बेच सकते हो। पहला पहला पेन बेचोगे आप सेल्स टू हाउस होल्ड, लोगों को बेचोगे भाई, इसको पेन बेचोगे, लोगों का पेन बेचोगे डायरेक्टली। दूसरा सेल्स टू गवर्नमेंट, हो सकता है तुमने गवर्नमेंट के स्कूलों में सप्लाई करने का ठेका ले लिया तो गवर्नमेंट को भी बेच सकते हो भाई आप कोई चीज। तीसरा सेल्स टू अदर फर्म्स, कोई दूसरी फर्में हैं वो आपके पेन का यूज करेंगे एज अ रॉ मटेरियल। मान लीजिए वो डायरी बनाती है और डायरी के अंदर पेन लगा के बेचती है, पेन वो नहीं बनाती, तो आपसे पेन खरीदती है, डायरी में लगा के फिर डायरी बेचती है। तो वो अदर फर्म्स भी आपका पेन रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकती है। तो डिपेंड करता है कौन किसको बेचेंगे आप। वहां तीन जगह माल बिक सकता है आपका,
किसी हाउस होल्ड को डायरेक्टली इंडिविजुअल हाउस होल्ड को बेच देंगे, डायरेक्ट कस्टमर को, सरकार को बेच सकते हैं, या किसी अदर फर्म्स को बेच सकते हैं। ये सबको समझ में आ गया डोमेस्टिक सेल्स का लफड़ा बेटे? यस सर। Yes. ओके, इसमें जरूरी नहीं है तीनों कंपोनेंट दिए होंगे, हो सकता है ये 2 दिए हों, 1 दिया हो, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए सेल्स दे दिया, लेट एज्यूम आपको सेल्स दे दिया। अगर आपको बच्चों सेल्स दे दिया ना, तो नीचे डोमेस्टिक, सेल्स टू गवर्नमेंट, कुछ भी दिया वो नहीं लेना। अगर ऊपर का कंपोनेंट आ जाता है तो इसका मतलब है नीचे का सारा कंपोनेंट उसके अंदर इंक्लूड है, अब कुछ नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया, सबसे ऊपर वाला ये वाला, आगे ये दे दिया आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है ना, ये वाला पहला वाला। फिर आपको चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे भाई, उसके अंदर ही है वो। तो यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट के बाद एक्सपोर्ट भी दे रखा है, क्या करेंगे, नहीं लेंगे। ध्यान रखना, अगर ऊपर का कंपोनेंट आ जाता है तो नीचे का कोई कंपोनेंट दिया भी है तो इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो उसके अंदर ही ऑलरेडी इंक्लूड है, ऑलरेडी है उसके अंदर। सबको क्लियर बेटे, ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अब बेटे Yes. ठीक है बेटे, अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करते हैं। ये तो समझ में आ गया भैया वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें कैसे कैसे परेशान कर सकता है या करेगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब बात करते हैं भैया इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। बेसिकली बेटे इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है आपने माल बनाते समय किन किन चीजों को आपने परचेज किया। ठीक है, आपने पेन बनाया तो आपने क्या क्या परचेज किया। आपने, हो सकता है कि आपने प्लास्टिक परचेज की हो, रिफल परचेज की हो, इंक परचेज की हो, वटेवर। अपने एक मशीन भी परचेज हो सकता है की हो, अपने बिल्डिंग परचेज की हो। तो बेटे हम यहाँ पर ना, आप ऐसा समझिए कि मैं इन सभी जो भी चीजें हम परचेज करते हैं माल बनाते समय इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, परचेज की बात कर रहा हूँ। हम दो चीजें, दो हिस्सों में बांटेंगे सारे परचेजेस। कुछ परचेजेस फैक्टर इनपुट्स होंगी और कुछ नॉन फैक्टर होंगे, ऐसे समझिए। कुछ फिक्स असेट्स परचेज करेगी फर्म, कुछ फिक्स असेट्स नहीं होंगी, रॉ मटेरियल टाइप की कुछ चीजें होंगी। जो रॉ मटेरियल टाइप की चीजें होती हैं उसे बोलेंगे नॉन फैक्टर, जो फिक्स्ड होंगी उसे फैक्टर इनपुट्स बोलेंगे। ठीक है, तो जो फिक्स असेट्स होंगी ना, मान लीजिए किसी ने मशीन खरीदी किसी फर्म में, कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई प्लांट खरीदा, वो आप माइनस नहीं करेंगे, वो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है। ये हम पहले चैप्टर में पढ़ रखे हैं कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। जो गुड्स को यूज करते समय यूज हम खत्म कर ले 1 साल के अंदर। कोई भी चीज अगर 1 साल से ज्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रही है तो वो इंटरमीडिएट थोड़ी होती है। जैसे हमने मशीन खरीदी किसी फर्म ने यार, अब भैया जो मशीन खरीदी, तो मशीन क्या वो उसी साल यूज करेगा या कई साल तक यूज होगी? वो तो कई साल तक यूज होगी, तो वो इंटरमीडिएट थोड़ी है, वो तो फाइनल है। ध्यान रखना, कोई भी फिक्स असेट्स की परचेज को आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं मानेंगे, आप सिर्फ नॉन फैक्टर इनपुट्स लेंगे, जैसे रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, फ्यूल का खर्चा, पानी का बिल, ये सब आप माइनस करेंगे, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। रॉ मटेरियल भी आएगा, सब कुछ आएगा, फिक्स असेट्स नहीं लेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो मैं वही समझाना चाह रहा था। यहाँ पर लिखेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया, परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। लाइक कौन कौन से हो सकते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए कुछ, आपको अलग कलर से लिख देता हूँ। जैसे हो सकते हैं रॉ मटेरियल, जानबूझ के कलर चेंज किया एग्जांपल के तौर पर, रॉ मटेरियल, कॉमा, फ्यूल, किसी भी तरह का फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ये बेटे आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ये भी 2 तरीके से आप खरीद सकते हैं बेटे। मतलब माल 2 जगह से खरीदा जा सकता है, माल 2 जगह से खरीदा, या तो आप लोकल मार्केट से खरीदेंगे कंट्री से, या कंट्री से बाहर से खरीदेंगे। ठीक है, तो यानी कि इसकी 2 पार्ट हो सकते हैं, इसके ध्यान रखना। कौन कौन से? एक तो हो सकती है आपकी डोमेस्टिक परचेज, और दूसरा हो सकता है इम्पोर्ट्स। क्या हो सकता है? इम्पोर्ट। ठीक है, तो फिर से मैं वही बात करूंगा, अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया है वर्ड, तो उसके अंदर जितना भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, चाहे डोमेस्टिक से खरीदा, अदर फर्म से खरीदा, कहीं से भी खरीदा, इंपोर्ट किया, सब आ गया।
लेकिन अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया है, खाली डोमेस्टिक परचेज दे रखी है और इंपोर्ट दे रखा है, तो दोनों को आप इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे, फिर वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। सबको समझ में आ गया बेटे? ये जो मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला से क्रिएट किया है छोटा सा एक, Yes, sir. तो क्लास रिजॉइन करेंगे, इसके बाद फिर हम स्टेप्स के ऊपर आएंगे, स्टेप्स इन्वॉल्व के। ये बंद कर रहा हूं मैं इसको, आप क्लास रिजॉइन कर सकते हैं, इसके बाद क्लास रिजॉइन करते हैं, ठीक है। ओके सर।